फ्रेंड्स, मैं ज्योति मिश्रा और आज फिर से स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल में जीके क्लास फॉर प्रिपरेशन में। तो हमने जैसा कि पिछली कक्षा में हमने पढ़ा अव्यय के बारे में, ठीक है। तो अव्यय कहें या अविकारी शब्द कहें एक ही बात है। तो कौन से होते हैं अव्यय अविकारी शब्द, यानी कि जो शब्द वाक्य में प्रयोग करते वक्त उनका लिंग वचन या किसी भी काल में कोई परिवर्तन ना आए। ऐसे शब्द जिनका प्रयोग करने पर किसी वाक्य में लिंग वचन काल वगैरह में कोई परिवर्तन नहीं आता तो उसे हम अविकारी या अव्यय शब्द कहते हैं। तो उसके हमने चार भागों के बारे में पढ़ा था कल की, जैसे कि क्या होता है क्रिया विशेषण के बारे में हमने कल पढ़ा कि क्रिया की विशेषता बताने वाले धीरे धीरे चलना, धीरे धीरे खाना, अभी अभी गया, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, क्रिया विशेषण था, ठीक है। तो आज इसी तरह से चार भागों, उनमें से एक भाग के बारे हमने क्रिया विशेषण के बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं और आज हम पढ़ेंगे संबंध बोधक के बारे में, समुच्चय बोधक के बारे में और विस्मय व्याधि बोधक के बारे में, ठीक है। और साथ ही साथ हम निपात के बारे में भी चर्चा करेंगे, विचार विमर्श करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपने दूसरे वाले भाग से, ठीक है। संबंध बोधक हमारा दूसरा था संबंध बोधक, ठीक है। तो संबंध बोधक क्या होता है, संबंध से जानते होंगे आप, यानी कि संबंध कराने वाली कोई चीज़ होगी, शायद संबंध कराने वाली कोई वस्तु या जो भी ऐसे शब्द जो संबंध बनाते हों दो शब्द या दो वाक्यों के बीच में, ठीक है। तो इसको हम एक बार देख लेते हैं कि वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के बीच संबंध का बोध कराते हैं, ठीक है। ये संबंध बोधक का प्रयोग कब होता है, जब आप संज्ञा या सर्वनाम के ही ऐसे शब्द होंगे जहां पर आप संबंध बनते हुए देखेंगे किसी वाक्य में। जैसे कि वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के बीच में संबंध का बोध कराते हैं, वे शब्द संज्ञा या सर्वनाम ही होने चाहिए और उनके बीच में इंगित करने वाला एक ऐसा शब्द जो दोनों के बीच में संबंध दर्शाता हो। जैसे कि अगर मैंने जैसे अभी स्टूडेंट्स मैंने परिभाषा बोली है तो आप पॉज करके उसको परिभाषा लिख सकते हैं। एक बार मैं फिर से बोल देती हूँ, ठीक है। वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के बीच संबंध का बोध कराते हैं उन्हें संबंध बोधक कहते हैं। आप इसको समझ लेते हैं, जैसे कि उदाहरण से क्या होता है, हम ज़्यादा अच्छे से समझ पाते हैं, इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा उदाहरण देने में विश्वास करती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। उसके बाद भी आप परिभाषा देखते हैं तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाती है कि किसके बारे में बात हो रही है, ठीक है। अब जैसे वह अंदर बैठी है, ठीक है। एक और वाक्य लिख लेते हैं, वह घर के अंदर बैठी है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए दोनों वाक्य क्या है, एक वह अंदर बैठी है और एक है वह घर के अंदर बैठी है। तो अंतर क्या है दोनों में, हमने कल क्या पढ़ा था क्रिया विशेषण के बारे में। तो बैठी है हमारा क्रिया हो रहा है और अंदर बैठी है क्या है, स्थान के बारे में बात हो रही है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो गया ये वाला वाक्य, ठीक है। लेकिन वह घर के अंदर, अब देखिए यहाँ पे संज्ञा आ गया है, घर क्या होता है हमारा, घर हमारी संज्ञा है, क्योंकि अब यहाँ संज्ञा और सर्वनाम, जैसा कि हमने परिभाषा में देखा था, संज्ञा हो या सर्वनाम हो, इनके बीच में इन शब्दों में संबंध दर्शाने वाले वाक्य को क्या कहते हैं, संबंध का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं, हमारा क्या हो जाता है, वो संबंध बोधक हो जाता है। लेकिन जब वह अंदर बैठी है, यहाँ पर के या कुछ या कोई संबंध नहीं दर्शाया जा रहा, तो वहां पर क्या होगा कि क्रिया स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा, ठीक है। ये अंतर होता है दोनों में। घर के, जहाँ पर देखिए जिस वाक्य में आपको दिख जाए संज्ञा या सर्वनाम के साथ के अंदर, के ऊपर, के बाहर, के अंदर, इस तरह के शब्द दिखते हैं तो वो हमारे संबंध बोधक में आएंगे। वरना इस तरह के वाक्य संबंध दर्शाने वाले शब्द नहीं अगर आते हैं किसी वाक्य में और वहाँ पर क्रिया की विशेषता बताई जा रही है तो वहाँ पर हम क्या लेंगे, क्रिया विशेषण,
ठीक है, वहाँ पर क्रिया विशेषण आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम अंतर समझेंगे। तो ये हमारा है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक क्रिया विशेषण है, और घर के अंदर क्योंकि संज्ञा भी आ गई और के अंदर भी आ गया है, के अंदर संबंध बताया जा रहा है, तो यहाँ पर संबंध बोधक आ जाएगा। ठीक है, ये अंतर होता है दोनों में। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। ठीक है, अब दूसरा उदाहरण ले लेते हैं। जैसे खेत के सामने कुआं है। खेत के सामने कुआं है। अब यहाँ पर देखिए के सामने आ गया, तो के सामने क्या हो गया, खेत क्या है हमारा, संज्ञा है, कुआं क्या है, संज्ञा है। यानी कि दो संज्ञाओं के बीच या दो सर्वनामों के बीच संबंध दर्शाने वाले के सामने आ गया है। इन दो संज्ञाओं को जोड़ रहा है के सामने, तो ये क्या हो गया, संबंध बोधक हो गया। ठीक है, और उदाहरण देख लेते हैं। एक और उदाहरण ले लेते हैं। जैसे हो गया छत के ऊपर दादी बैठी है। ठीक है, तो यहाँ पर छत संज्ञा है, दादी भी संज्ञा है, के ऊपर, इन दोनों के बीच में संबंध दिखा रहा है, दोनों संज्ञाओं के बीच में संबंध दिखा रहा है के ऊपर, तो ये क्या हो जाएगा, संबंध बोधक हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे ले लेते हैं पेड़ के ऊपर चिड़िया है। पेड़ क्या है, पेड़ भी हमारा संज्ञा है, चिड़िया क्या, संज्ञा भी चिड़िया, के ऊपर, दोनों के बीच में संबंध दिखा रहा है, जोड़ रहा है संबंध बोधक, तो ये संबंध बोधक हो जाता है। ठीक है, अगर हम कहते हैं पेड़ पर चिड़िया बैठी है, ठीक है, तो यहाँ पर के ऊपर या कोई संबंध दिखाने वाला तो कोई ऐसा शब्द आ ही नहीं रहा है, तो वो हमारा स्थानवाचक क्रिया विशेषण में चला जाएगा। ठीक है, पेड़ पर चिड़िया बैठी है। ठीक है, जब स्थान का बोध करा रहा हो तो वहाँ पे स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो जाता है। तो अभी यहाँ पर हमारा आया पेड़ के ऊपर चिड़िया है, तो के ऊपर आ गया और दोनों संज्ञा है, दोनों संज्ञा को के ऊपर जोड़ रहा है, तो क्या आ गया, हमारा संबंध बोधक आ गया। अब जैसे उसके पीछे पेड़ है, पहले संज्ञाएं आ रही थी, अब आ गया हमारे यहाँ पे सर्वनाम उसके, तो उसके पीछे पेड़ है, यानी कि सर्वनाम के बीच संबंध दर्शाया जा रहा है जिस शब्द से के पीछे, तो वो हो गया हमारा संबंध बोधक। अब जैसे सीता के पीछे गीता है, तो सीता भी संज्ञा है और गीता भी संज्ञा है, क्योंकि नाम है और के पीछे इन दोनों के बीच में संबंध दर्शा रहा है, तो ये हमारा हो गया संबंध बोधक। ठीक है, अब इसी तरह से हम तीसरे भाग के बारे में बात करते हैं। तीसरे भेद के बारे में हम बात करेंगे, समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक के बारे में बात करेंगे। ठीक है, समुच्चय बोधक में क्या होता है, वे शब्द जो दो वाक्यों का जोड़ने का काम करते हैं। अब देखिए संबंध बोधक में क्या था, जो दो संज्ञा या सर्वनामों को जोड़ने का काम करते हैं, दो संज्ञा या सर्वनाम वाले शब्द को जोड़ने की बात करते हैं। यानी कि संबंध बोधक में शब्द जोड़ने की बात हो रही थी, लेकिन अब समुच्चय बोधक में आकर यहाँ पर वाक्य जोड़ने की बात हो रही है। वे शब्द जो दो वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। अब जो जोड़ने का काम करते हैं जो शब्द, उनके बारे में लिख देती हूँ मैं। ठीक है, कौन से होते हैं वो शब्द जो जोड़ते हैं, और, तथा, किंतु, परंतु, लेकिन। ठीक है, किंतु, परंतु, लेकिन, या अथवा। ठीक है, और भी शब्द हो सकते हैं जो दो, या एक बार आप भी इमेजिन कर सकते हैं, जैसे क्योंकि भी आ जाता है,
क्योंकि, इसलिए, मानो। ठीक है, इस तरह के जो शब्द आ जाते हैं वो क्या करते हैं, दो वाक्यों को जोड़ते हैं, बीच में आ जाते हैं, तो ये हो जाते हैं समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। ठीक है, उदाहरण देख लेते हैं, जैसे तुम खाना खाते हो और पानी भी पीते हो, तो ये दो वाक्यों को जोड़ रहा है, और तुम खाना खाते हो और पानी भी पीते हो, और जुड़ के ये दो वाक्य मिल जाते हैं समुच्चय बोधक में। ठीक है, अब जैसे दूसरा वाक्य, तुम खेलते हो और बाकी बच्चे पढ़ते हैं। ठीक है, तो दो वाक्यों को जोड़ देता है, और तुम खेलते हो और बाकी बच्चे पढ़ते हैं। ठीक है, अब जैसे पापा बाजार जाएंगे लेकिन मम्मी घर पर ही रहेंगी, तो लेकिन जो है क्या हो जाता है, लेकिन जो है वो क्या हो जाता है, दो वाक्यों को जोड़ देता है कि पापा बाजार जाएंगे लेकिन मम्मी घर पर ही रहेंगी। तुमने खाना पकाया किंतु खाया नहीं, किंतु से क्या हो रहा है, दो वाक्यों को जोड़ रहा है। तुमने खाना पकाया किंतु खाया नहीं, तो जहाँ पर इस तरह के आपको वाक्य इस तरह के शब्द दिख जाते हैं जो दो वाक्यों को जोड़ रहे हैं, तो अपने आप ही वहाँ पर समुच्चय बोधक अव्यय हो जाता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने चौथे भेद की तरफ, विस्मय व्याधि, विस्मय व्याधि अव्यय। हमारा चौथा भेद है विस्मय आदि बोधक। विस्मय आदि बोधक। ठीक है, विस्मय आदि बोधक में क्या होता है, वे अव्यय शब्द जो हर्ष, शोक, घृणा, विस्मय इत्यादि के अर्थ का बोध कराते हैं। यानी कि आपको ये वाले शब्द दिख जाए, जैसे हर्ष, शोक, घृणा, हर्ष, शोक, घृणा या विस्मय, इस तरह के भाव किसी वाक्य में जब आ जाते हैं, यानी कि बहुत खुशी हो रही है ना, या कोई आ जाए कि बहुत दुख की कोई बात है ना, या घृणा हो रही है या विस्मय हो रहा है, तो इस तरह के वाक्य क्या होते हैं, इस तरह के शब्द, इस तरह के जब भाव आते हैं किसी वाक्य में, तो वो हमारे विस्मय आदि बोधक अव्यय में आ जाते हैं, वो विस्मय आदि बोधक कहलाते हैं। यानी वे अव्यय शब्द जो हर्ष, शोक, घृणा, विस्मय इत्यादि के अर्थ का बोध कराते हैं, तो वो हमारे किसमें आ जाते हैं, विस्मय आदि अव्यय में आ जाते हैं। जैसे कि अब इसमें किस तरह के आते हैं, किस तरह के इसमें वाक्य या शब्द होते हैं, जैसे मैं लिख देती हूँ, वाह, अरे, ओहो, या हे भगवान। ठीक है, इस तरह के जो होता है ना, एकदम से हम अपने भाव दिखाते हैं, या इस तरह के, तो और भी हम इसमें ले सकते हैं क्या, या शाबाश, या छी छी, ठीक है, इस तरह के आ जाते हैं, हे भगवान, शाबाश, अच्छा, इस तरह के होता है ना। जैसे हम किसी वाक्य में विस्मय होके बोल देते, एकदम से शॉक होके कोई जब बोलते हैं, जैसे वाह क्या घर है, वो लिख देते हैं हम, उदाहरण देख लेते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, अब जैसे हम लिख देते हैं, वाह क्या घर है, वाह क्या घर है, हमने बोल दिया, तो ये क्या होता है, विस्मय दिखाता है या किसी तरह का भाव दिखाता है जो एकदम से आते हैं, है ना। तो इसमें हर तरह के आ जाते हैं, जैसे हे भगवान, यह मैंने क्या कर दिया, है ना, इस तरह के हे भगवान,
यानी कि आप जब संबोधन में या संबोधित होकर या विस्मय से बोलते हैं कोई चीज, तो आपके विस्मयवादी अव्यय में आ जाते हैं। अब जैसे होता है, अरे तुम यहीं हो, अरे तो यहाँ पर एक बल दिया जा रहा है, अरे तुम यहीं हो, है तो अच्छा यह बात है। तो इस तरह के जब शब्द आते हैं हम बोलते हैं, ठीक है। यहाँ से शब्द उठाकर आप कोई भी वाक्य बना सकते हो। ओहो तुमने पढ़ाई कर ली, अरे तुम यहीं थे, वहाँ क्या घर है, हे भगवान ने मैंने क्या कर दिया, क्या तुम पुस्तक पढ़ोगे, इस तरह के शाबाश, अच्छा अच्छा हुआ, है ना। तो इस तरह के आप वाक्य इन शब्दों को लेकर बना सकते हैं। अब जैसे हमने पढ़ा था कि अब हमारे अव्यय में 4 भेद, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयवादी, 4 भेद होते हैं। निपात भी हमारे अवयव में गिने जाते हैं। तो हम आज निपात के बारे में भी एक बार चर्चा कर लेते हैं कि निपात क्या होते हैं। निपात का भी महत्व है वाक्यों में या हिंदी में, तो इसको समझना भी आवश्यक है। निपात में क्या होता है, वे शब्द जो किसी वाक्य में प्रयुक्त होकर विशेष बल देते हैं निपात कहलाते हैं। यानी कि इनको जब इन शब्दों को जब हम किसी वाक्य में प्रयोग करते हैं, किसी वाक्य में इनका प्रयोग करते हैं, प्रयुक्त होते हैं ये, तो उस पर विशेष क्यों उसका प्रयोग करते हैं, ताकि विशेष बल पड़े आपके वाक्य पे। आप जो कहना चाह रहे हैं, आपके भाव को अगर आपको और थोड़े मतलब अच्छे से दर्शाना चाहते हैं अपने भावों को, या अपने वाक्य को बहुत दबाव डाल के आप किसी शब्द पर बोलना चाहते हैं, तो वहाँ पर हमारे निपात आते हैं। अब निपात में देखिए कौन कौन से शब्द आते हैं। मात्र, मात्र की जगह मात्र या केवल, दोनों में से कोई भी आ जाते हैं, ठीक है। ही, भी, तो, तक, मात्र, केवल, ठीक है। इस तरह के जो है आपके जब शब्द आते हैं, जब विशेष बल किसी शब्द पर दिया जा रहा हो, तो वो आपके निपात कहलाते हैं। जैसे कि हम उदाहरण से देख लेते हैं, राहुल ही खाना बनाएगा, ठीक है। राहुल ही यानी कि कोई और नहीं बनाएगा, राहुल ही खाना बनाएगा। तो राहुल एक व्यक्ति है, उसी पर ही दबाव डाल के कहा जा रहा है कि राहुल ही खाना बनाएगा, यानी कि यहाँ पर बल दिया जा रहा है, ठीक है। एक वाक्य एक शब्द पे उस इंसान पर, तो अपने बातों को बल के साथ बोलने के लिए इन तरह के निपातों का प्रयोग किया जाता है। जैसे ले लीजिए, मोहन भी पढ़ाई करेगा, यानी कि एक विशेष बच्चे पर बल दिया जा रहा है कि मोहन भी पढ़ाई करेगा, मोहन भी पढ़ाई करेगा, यानी कि मोहन की ही बात हो रही है और विशेष बल डाल के कहा जा रहा है। अब जैसे पेड़ पर सांप भी है। वैसे तो पेड़ पर अधिकतर चिड़िया ही होती है, लेकिन सांप पर क्यों फोकस किया जा रहा है कि इस पेड़ पर सांप भी है, ठीक है। तो सांप पर, यानी कि एक होता है कि भाई पहले से ही वार्निंग देने के लिए, है ना, कि भाई पेड़ पर सांप भी है, तो इसलिए सांप पर विशेष बल दिया जा रहा है। अब और भी शब्द आते हैं, जैसे कि जैसे तुमने उसे रोका तो नहीं, यानी कि यहाँ पर तो पर विशेष बल दिया जा रहा है, तुमने उसे रोका तो नहीं, है ना। और जैसे कि उसने
खाना खाया तो था। तो जब आप विशेष बल इन निपात पर दे देते हैं तो ये वाक्य का एक अलग ही अर्थ आपके सामने लेकर हाजिर हो जाते हैं। जब हम किसी एक शब्द पर विशेष बल दे देते हैं तो एक वाक्य, किसी वाक्य को आप नॉर्मल बोल के देखिए, तुमने उसे रोका तो नहीं, है ना। तो इधर क्या है, मतलब प्रश्न भी हो सकता है, नॉर्मल वाक्य हो सकता है, लेकिन जब आप बोलते हैं तुमने उसे रोका तो नहीं, यानी कि तुमने उसे रोका तो नहीं, उसे मतलब जाने तो दिया ना। तो इस तरह का जो आते हैं, एक विशेष तरह का अर्थ लेकर आपके सामने आ जाते हैं, ठीक है। और एक और उदाहरण जैसे ले लेते हैं हमने, जैसे उसने मेरी ओर देखा तक नहीं, ठीक है। इसका अर्थ क्या है, यानी कि एक गुस्से की भावना हो जाती है, उसने मेरी ओर देखा तक नहीं, है ना। तो ये अलग ही एक अर्थ लेकर आपके सामने प्रयुक्त होते हैं। तो निपात का भी एक हिंदी में विशेष महत्व होते हैं, ठीक है। और जैसे मात्र की बात करें, मुझे मात्र पानी चाहिए, या मात्र की जगह आप केवल लगा सकते हैं, मुझे केवल पानी चाहिए। बस वह पानी की मांग कर रहा है, उसके अलावा उसे और कुछ नहीं चाहिए, उसे मुझे केवल पानी चाहिए। अब जैसे मुझे मात्र 10 रुपए दे दो, ठीक है। तो यहाँ पर वो एक विशेष बल डाल के कह रहे हैं कि मुझे मात्र 10 रुपए दे दो। तो ये होते हैं निपात, जो एक इन शब्दों का ही, भी, तो, तक, मात्र, केवल, इस तरह पर विशेष बल डालकर वाक्य का अर्थ बदल देते हैं और एक अलग सा ही वाक्य लेकर आपके सामने प्रयुक्त होते हैं, या अलग ही तरह के अर्थ देते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगले हम कक्षाओं में वाक्य के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर करना ना भूलें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।